आज हम चलेंगे बॉलीवुड की ओर। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कहानी एक ऐसे स्टार की जो हैंडसम था, स्टाइलिश था और डैशिंग था, जिसका पूरा नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद, लेकिन दुनिया ने जिसे देवानंद के नाम से जाना। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। खोया खोया चांद, खुला आसमान, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। देव साहब, जिन्होंने 50, 60 और 70 के दशकों में सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों दिलों पर राज किया। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे दोस्तों, सिर्फ एक स्टार नहीं थे, ही वॉज अ स्टेटमेंट इन हिमसेल्फ। देव साहब ही ये डिसाइड करते थे कि फैशन कैसी होगी और स्टाइल कैसा होगा। अगर किसी दिन देवानंद अपने शर्ट की कॉलर ऊपर कर लेते थे तो सारे नौजवान अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर करके चलने लगते थे, और किसी दिन अगर वो अपनी बाजू ऊपर चढ़ा लेते थे तो हिंदुस्तान के कॉलेजेस में पढ़ने वाले सैकड़ों नौजवान अपनी बाजुएं ऊपर करके चलने लगते थे। ये थे देव साहब दोस्तों। बरसों तक इस मुल्क का फैशन इसी एक आदमी ने तय किया, जिसका नाम है देवानंद। दोस्तों, देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। देवानंद के पिताजी एक वकील थे। देवानंद खुद पढ़ाई में बहुत तेज थे दोस्तों, और उनके घर वाले उन्हें प्यार से देव कहकर बुलाते थे। देवानंद 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे, और उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद अपने पिता की ही तरह वकील बने, और बाकी 2 भाई विजय आनंद और चेतन आनंद जाने माने डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और राइटर बन गए। देवानंद की एक छोटी बहन भी थी दोस्तों, जिनका नाम था शीलकांता कपूर, जो जाने माने फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की मां है। देवानंद स्कूल टाइम में दोस्तों काफी शाई नेचर के हुआ करते थे। वो अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारते रहते थे और सोचते थे कि देखने में तो मैं मोतीलाल, अशोक कुमार और पृथ्वीराज कपूर जैसा लगता हूँ, मैं भी फिल्मों में हीरो बन सकता हूँ। देवानंद ने दोस्तों फिर लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश में बीए किया, और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना सामान उठाकर चल पड़े अपने सपनों की नगरी की ओर, जिसका नाम था मुंबई। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली। देवानंद जब मुंबई सेंट्रल पहुंचे तो उनके बड़े भाई चेतन आनंद उनको रिसीव करने आए। उन्हें रिसीव करके देवानंद को वो अपने दोस्त के घर ले गए और देवानंद को वहीं ठहरा दिया। फिर कुछ दिनों बाद चेतन आनंद देहरादून चले गए, और देवानंद के आगे एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या यही थी कि वो अपने भाई के दोस्त के घर आखिर कितने दिन रुकें और क्यों रुकें, और कब तक उन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। इसी बीच देवानंद की मुलाकात मशहूर फिल्म मेकर अब्बास साहब से हुई। उस वक्त तक अब्बास साहब बड़े फिल्म मेकर नहीं बने थे, लेकिन देवानंद और उनकी दोस्ती जरूर हो गई थी। जब अब्बास साहब ने देवानंद की समस्या जानी तो उन्हें अपने ही घर में रहने का ऑफर दे दिया। देवानंद ने भी ऑफर स्वीकार कर लिया और फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर पहुंच गए अब्बास साहब के घर। लेकिन कुछ दिनों अब्बास साहब के घर रहने के बाद उन्होंने फिर सोचा कि आखिर वो यहाँ भी कितने दिन रह सकते हैं और कब तक रह सकते हैं, और ऐसे में एक दिन उन्होंने अपना सामान उठाया और निकल गए अब्बास साहब के घर से बाहर। अब्बास साहब के घर से बाहर निकलने के बाद दोस्तों, देवानंद मुंबई की सड़कों पर भूखे, बेबस और परेशान घूम रहे थे। देवानंद ने बचपन से ही एक स्टैम्प कलेक्शन की पोर्टफोलियो बुक बनाई थी दोस्तों। ये उनके जीवन भर की कलेक्शन थी। भूख से बेचैन देवानंद ने मुंबई की सड़कों पर एक दुकान देखी जो इन तरीके की चीजों की खरीद फरोख्त करती थी।
ऐसे में दुकानदार से देवानंद ने पूछा कि ये मेरी बुक है, क्या आप इसे खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो मुझे कितने पैसे देंगे। देवानंद का थका और परेशान सा चेहरा देखकर दुकानदार ने उनसे कहा कि वो उन्हें 30 रुपए देंगे। देवानंद ने ऑफर स्वीकार किया और उन 30 रुपयों से अपनी भूख मिटाई। इसी बीच उनके बड़े भाई चेतन आनंद बॉम्बे वापस आ गए। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर पाली हिल्स में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और साथ रहने लगे। इन्हीं दिनों देवानंद ने एक एडवर्टीजमेंट देखा और उन्हें इंडियन पोस्टल सर्विस में एक जॉब मिल गई। उन दिनों दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने उरूज पर थी और आर्मी ऑफिसर्स अपने घर वालों को चिट्ठियां पत्र लिखा करते थे, और ऐसे में जाने अनजाने में ये आर्मी ऑफिसर्स अपने घर वालों को कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन ना बता दें, इसलिए उनके खतों को पहले चेक किया जाता था। और देवानंद का काम यही था दोस्तों। देवानंद उन खतों को अच्छे से पढ़ के चेक करते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि उन खतों में किसी भी प्रकार की कोई सीक्रेट बात नहीं लिखी गई है। इसी तरह देवानंद की लाइफ आगे बढ़ती रही। लाइफ काफी बोरिंग हो गई थी और फिर इसी बीच एक दिन उन्होंने एक कर्नल का खत पढ़ा। कर्नल ने खत में अपनी पत्नी से कहा था कि उसकी लाइफ बेहद बेरंग हो गई है और अगर उसे मौका मिला तो वो जल्द से जल्द ये कर्नल की नौकरी छोड़ देगा। देवानंद के लिए ये एक आई ओपनर था दोस्तों। देवानंद ने सोचा कि वो ये काम करने तो मुंबई नहीं आए थे, वो तो एक्टिंग करने आए थे, स्टार बनने आए थे। और फिर उसी दिन उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और अपना पूरा ध्यान लगा दिया अपनी एक्टिंग करियर की तरफ। एक दिन देवानंद को पता चला कि प्रभात फिल्म्स नाम का बैनर अपनी फिल्म के लिए नए एक्टर्स ढूंढ रहा है। देवानंद ने जब आगे जांच की तो पता हुआ कि इनका ऑफिस महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियोज में है। देवानंद प्रभात फिल्म्स के मालिक से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंच गए। जब वो ऑफिस पहुंचे तो वहां के केयर टेकर ने उनसे पूछा कि क्या काम है, तो देवानंद ने कहा कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। ऐसे में केयर टेकर ने कहा कि अभी मालिक साहब है नहीं, आप रिसेप्शन पर वेट करिए, और देवानंद वहीं वेट करने लगे। फिर प्रभात फिल्म्स के मालिक आए और उन्होंने देवानंद को देखा और मैनेजर से पूछा कि ये कौन है। मैनेजर ने कहा कि ये आपसे मिलने आया है, ये एक्टर बनना चाहता है। मालिक ने देवानंद को अंदर बुलाया और उनके कॉन्फिडेंस और उनकी पर्सनैलिटी से बेहद इंप्रेस होकर मालिक ने उनसे कहा कि हमारी नई फिल्म पुणे में शुरू हो रही है, तुम तुरंत जाकर डायरेक्टर से मिलो। पुणे का प्रभात स्टूडियो दोस्तों उस वक्त का एक बड़ा फिल्म संस्थान था। पुणे पहुंचने के बाद देवानंद की मुलाकात फिल्म के डायरेक्टर पीएल संतोषी से हुई। पीएल संतोषी ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन स्क्रीन टेस्ट से ठीक पहले पीएल संतोषी साहब की नजर पड़ी देवानंद के आधे टूटे दांत पर। पीएल संतोषी ने देवानंद से कहा कि इस दांत पर कैप चढ़वानी होगी वरना ये अच्छा नहीं दिखेगा, और फिर कैप चढ़वाई गई और स्क्रीन टेस्ट लिया गया। लेकिन ये कैप देवानंद को बिल्कुल नहीं जमी। वो बोलने में हिचक रहे थे, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, उनके डायलॉग्स का फ्लो टूट रहा था। और ऐसे में थोड़ी देर बाद देवानंद हिम्मत करके पीएल संतोषी साहब के पास पहुंचे और कहा कि सर क्या मैं एक कैप निकाल दूं, और उन्हें इजाजत मिल भी गई और देवानंद ने तुरंत कैप निकालकर फेंक दी और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ स्क्रीन टेस्ट दिया और नतीजा देवानंद स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए और उन्हें अपनी पहली फिल्म हम एक हैं मिल गई और यहीं से शुरू हुआ एक सितारे का सफर। इस वक्त का एक और किस्सा बहुत मशहूर है दोस्तों। इन्हीं दिनों प्रभात स्टूडियोज में एक और लड़का काम कर रहा था, उसका नाम था गुरुदत्त। वो प्रभात फिल्म्स में एक कोरियोग्राफर के रूप में काम कर रहा था। एक दिन कपड़ा प्रेस करने वाले की गलती की वजह से देवानंद और गुरुदत्त की शर्ट्स आपस में एक्सचेंज हो गई। देवानंद शूटिंग पर जाने से पहले अपनी शर्ट ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिल नहीं रही थी
और गुरुदत्त को भी लगा कि ये शर्ट तो उनकी है ही नहीं। ऐसे में बाय चांस शूटिंग के फ्लोर पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गुरुदत्त सीधे देवानंद के पास गए और मुस्कुराकर बोले, कहीं आप हम एक हैं के नए फिल्म हीरो तो नहीं? देवानंद ने अपनी मशहूर मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ, मेरा नाम देव है। गुरुदत्त ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए देवानंद से कहा कि मेरा नाम गुरुदत्त है और मैं भी यही काम करता हूँ। देवानंद गुरुदत्त से बात तो कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार गुरुदत्त की शर्ट पर जा रही थी और वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछ ही लिया कि आपकी शर्ट बड़ी अच्छी है, कहाँ से ली आपने? गुरुदत्त हंसते हुए बोले कि ये मेरी शर्ट नहीं है, आज धोबी ने गलती से किसी और की शर्ट मुझे दे दी और मैंने पहन ली, लेकिन हाँ, आपने जो शर्ट पहनी है वो मेरी ही है। ये सुनकर देव साहब चौंक पड़े और बोले कि भाई आपने जो शर्ट पहनी है वो भी मेरी ही है। दोनों फिर एक दूसरे को थोड़ी देर देखते रहे और फिर जोरों जोरों से हंसने लगे। वो शर्ट की अदला बदली तो महज एक संयोग था, लेकिन यहीं से एक ऐसी दोस्ती की नींव पड़ी, एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो आने वाले समय में हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसी दोस्ती के बीच दोनों ने एक दूसरे से वादा भी किया। गुरुदत्त ने देवानंद से कहा कि अगर मैं डायरेक्टर बना तो अपनी फिल्म में तुम्हें ही हीरो लूंगा, और फिर देवानंद ने भी गुरुदत्त से कहा कि अगर मैं स्टार बना तो अपनी फिल्म में तुम्हें एज अ डायरेक्टर ब्रेक जरूर दूंगा। खैर, देवानंद की पहली फिल्म हम एक हैं बनी, देवानंद को पहला ब्रेक भी मिला, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली। और फिर जब फिल्म नहीं चली तो देवानंद को वापस बॉम्बे लौटना पड़ा और फिर से वही पुरानी तलाश शुरू हुई, मौके की, काम की, मंजिल की। एक दिन देव साहब मुंबई में लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ से पार पाकर जब वो डिब्बे के पास पहुंचे तो खिड़की के पास से एक आवाज आई, किसी ने जोर से पुकारा, देव। देवानंद चौंक पड़े। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो पाया कि ट्रेन के अंदर से दो जाने माने चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, शाहिद लतीफ और इस्मत चुगताई। शाहिद लतीफ जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे और इस्मत चुगताई बेबाक बेमिसाल लेखिका। इन दोनों को ही देव साहब पहले से जानते थे जब वो अब्बास साहब के घर रहते थे। और इसी बीच शाहिद लतीफ ने देवानंद से पूछा, कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो? शाहिद लतीफ जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे और इस्मत चुगताई बेबाक बेमिसाल लेखिका। इन दोनों को ही देव साहब तब से जानते थे जब वो अब्बास साहब के घर में ठहरे थे। और ऐसे में शाहिद लतीफ ने ट्रेन के अंदर से जोर से चिल्लाया, कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो? शाहिद लतीफ ने देवानंद की बातें बहुत ध्यान से सुनी। एक उभरता हुआ नौजवान जिसने एक फिल्म तो कर ली है, लेकिन अभी भी काम की तलाश में मुंबई की सड़कों पर घूम रहा है। शाहिद लतीफ ने देव साहब से कहा, कल सुबह 11 बजे टॉकीज आ जाना, कुछ ना कुछ करवा देंगे, मिलो तो सही। देवानंद के लिए ये एक नई उम्मीद की किरण थी। अगले दिन तय समय पर वो बॉम्बे टॉकीज पहुंच गए। वहां उन्हें एक ऑफिस में बिठाया गया, चाय पिलाई गई और फिर कुछ देर बाद कैंटीन के फोन पर एक कॉल आया। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाया और कहा, भेज दो अभी फौरन। देव को बताया गया कि अंदर कोई उनसे मिलना चाहता है। देव साहब गेट के पास पहुंचे, थोड़ी नर्वसनेस के साथ दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक भारी भरकम आवाज आई, कम इन। दरवाजा खोला तो देव साहब ने सामने देखा कि कुर्सी पर अशोक कुमार बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वही अशोक कुमार जो उस वक्त के बड़े सुपरस्टार थे और देवानंद के हीरो थे। देव साहब की नर्वसनेस और बढ़ गई। अशोक कुमार ने उन्हें देखा और सिगरेट का एक कश लेते हुए उनसे कहा कि तुम बॉम्बे टॉकीज की फिल्म में काम करोगे? देव साहब ने लड़खड़ाते हुए कहा कि जी जी जरूर सर, जरूर करूंगा।
और यहीं देवानंद को उनकी अगली फिल्म मिल गई, वहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो गया। लाहौर के एक जुबली फंक्शन में देव साहब ने अशोक कुमार के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन मिला नहीं पाए थे और अब उन्हीं अशोक कुमार की फिल्म में उन्हें काम मिलने वाला था। वो बराबरी के साथ अशोक कुमार के साथ काम करने वाले थे और फिर यहीं से देवानंद के करियर ने रफ्तार पकड़ ली और फिर देव साहब ने कभी मुड़कर नहीं देखा। इन्हीं दिनों देवानंद को उस वक्त की बड़ी सुपरस्टार सुरैया से मोहब्बत हो गई। दोनों ने साथ मिलकर विद्या, शायर और अफसर जैसी कई मशहूर फिल्में की। एक दृश्य की शूटिंग के दौरान जब सुरैया की नाव डगमगाई और वो डूबने लगी तो देवानंद ने उन्हें डूबने से भी बचाया। वो भले ही बस एक शूटिंग का सीन था, लेकिन सुरैया के लिए वो पल उनकी जिंदगी का सबसे भावुक और सच्चा पल बन गया। सुरैया देवानंद को पसंद करने लगी और देव साहब भी उन्हें दिल की गहराइयों से चाहते थे। देव साहब ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुरैया की नानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और फिर ये कहानी अधूरी रह गई। लेकिन देवानंद ने कभी इस दर्द को दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उन्होंने इस टूटी हुई मोहब्बत का दर्द अपने स्टाइल और अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लिया और वो दुनिया के सामने हमेशा देव साहब ही रहे। लेकिन फिर भी उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा। सुरैया के लिए उनके दिल में एक जगह हमेशा रही। सुरैया से बिछड़ना देव साहब की जिंदगी का सबसे भावनात्मक मोड़ था, लेकिन वो टूटे नहीं, बल्कि इस अधूरे रिश्ते को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा करना है। इसी जुनून के साथ फिर उन्होंने अपने दोनों भाइयों चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी खोली। कंपनी का नाम था नवकेतन फिल्म्स। ये सिर्फ एक बैनर नहीं था, ये 3 कलाकार भाइयों का सपना था। सपना था कि हमें ऐसी फिल्में बनानी है जो आने वाले दशकों के लिए हिंदी सिनेमा की दिशा को ही बदल दें। नवकेतन फिल्म्स के बैनर से पहली फिल्म आई अफसर, जो 1950 में आई। फिल्म में थे देवानंद और सुरैया, दोनों एक बार फिर से साथ नजर आए। फिल्म का संगीत भी मधुर था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ही चली। देव साहब थोड़े निराश हुए, लेकिन रुकना तो देवानंद ने कभी सीखा ही नहीं था। और फिर 1951 में आई वो फिल्म जिन्होंने देव साहब को एक नई पहचान दे दी। फिल्म का नाम था बाजी। फिल्म के डायरेक्टर थे गुरु दत्त। जी हाँ दोस्तों, वही गुरु दत्त जिनसे देव साहब ने वादा किया था कि अगर वो बड़े स्टार और प्रोड्यूसर बनते हैं तो उन्हें डायरेक्शन का मौका जरूर देंगे। देव साहब ने वो वादा निभाया और गुरु दत्त ने बाजी को हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली असली क्राइम थ्रिलर बना दी। तेज रफ्तार कहानी, धुएं में जलते क्लब, अंधेरे में जलती आंखें और वो संवाद, इन सभी चीजों ने दर्शकों का दिल मोह लिया। बाजी ने हिंदी सिनेमा की भाषा ही बदल कर रख दी। ये पहली बार था जब दर्शकों ने एक ऐसा हीरो देखा जो स्मार्ट है, स्टाइलिश है, लेकिन मॉरली एम्बिगियस है। देवानंद की स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया और तब दर्शकों ने पहली दफा कहा कि ये है सुपरस्टार देवानंद। बाजी की बेमिसाल सफलता के बाद अब नवकेतन फिल्म्स के पास एक पहचान थी और देवानंद के पास एक आत्मविश्वास। अब वो सिर्फ कहानी नहीं चुनते थे, अब वो किरदार चुनते थे। ऐसे किरदार जो हीरो की पारंपरिक छवि को तोड़ कर रख दें। 1952 में फिल्म आई जाल। इस फिल्म में देवानंद ने एक ऐसे मछुआरे का किरदार निभाया जो धोखा करता है, तस्करी करता है, लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में इंसानियत जिंदा है। देवानंद ने इस फिल्म से फिर एक बार ग्रे किरदार चुना, ना अच्छा ना बुरा, बस एक आम इंसान।
जिसकी अपनी गलतियां हैं और अपनी दिक्कतें हैं, जो समाज और हालातों के चक्कर में जिंदगी के पशोपेश में फंसा हुआ है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। 1954 में फिल्म आई दोस्तों टैक्सी ड्राइवर। देवानंद का किरदार था एक मस्त मौला टैक्सी ड्राइवर जो शहर की गलियों में इधर उधर घूमते हुए प्यार, झगड़े और जिंदगी से जूझता फिरता है। इस फिल्म में पहली बार देव साहब के साथ नजर आई कल्पना कार्तिक और शूटिंग के दौरान ही दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली, किसी को भनक भी नहीं हुई। इस फिल्म को रियल लोकेशंस पर शूट किया गया था दोस्तों, जो उस दौर में एक बड़ी अनोखी बात थी। 1956 में दोस्तों फिल्म आई फंटूश। ये एक हल्की फुल्की लेकिन बेहद गंभीर कहानी थी। फिल्म में एक लड़का होता है जो जिंदगी से निराश होता है, हताश होता है और वो आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन फिर उसे एक ऐसा शख्स मिलता है जो उस लड़के से कहता है कि मुझे बस एक हफ्ता दे दो, अगर एक हफ्ते के बाद भी तुम्हें लगा कि आत्महत्या करनी है तो बेशक कर लेना। और इसी शख्स का किरदार निभाया था देवानंद ने, और इस किरदार की आवाज बने थे मशहूर गायक किशोर कुमार। इस फिल्म का एक गाना है जो आज भी रेट्रो ट्रैवलर्स की लिस्ट पर होता है, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। देवानंद और किशोर कुमार की जोड़ी पहली बार दर्शकों के सामने आई और इस कदर उनके दिल में उतरी कि कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। देवानंद बस अब एक चेहरा नहीं थे दोस्तों, वो एक स्टाइल आइकॉन बन गए थे। उनकी चाल थोड़ी झुककर, हाथ जेब में, गर्दन एक तरफ टेढ़ी। उनके बोलने का अंदाज तेज, बेधड़क और दिल को छूने वाला। उनकी पोशाक, ऊंचा कॉलर, चश्मा और स्कार्फ, हर चीज ट्रेंड बन गई थी। लड़कियां उन्हें देखकर पागल होती थीं और लड़के उनकी तरह बनना चाहते थे। हिंदुस्तान में पहली बार कोई स्टार स्टाइल आइकॉन बन गया था और उसका नाम था देवानंद। फिर साल आया 1965। देवानंद बस अब एक रोमांटिक हीरो नहीं थे दोस्तों, वो ऐसी फिल्में करना चाहते थे जो सिर्फ मनोरंजन ना करें बल्कि दर्शकों की आत्मा में उतर जाएं और एक गहरा संदेश दें। वो ऐसी कहानियों की तलाश में थे जो मनोरंजन से उठकर एक विस्तृत संदेश दें। तभी उनके हाथ लगी R.K. नारायण की एक किताब द गाइड। ये एक ऐसे गाइड की कहानी थी दोस्तों जिसे एक नाचने वाली महिला से प्यार हो जाता है, फिर हालात उसे इस कदर बदलते हैं कि वो अंत में एक संत बन जाता है। देवानंद को लगा कि ये वही कहानी है जो उन्हें चाहिए थी। उन्होंने अपने भाई विजय आनंद को तुरंत फोन घुमाया और कहा, गोल्डी हमें ये फिल्म बनानी ही है, ये सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी फिल्म होगी। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर फिल्म की योजना बनाई। शुरुआत में एक विदेशी फिल्म निर्देशक को लाया गया, लेकिन उसका नजरिया फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था। ऐसे में देव साहब ने फैसला किया कि अब ये फिल्म सिर्फ हिंदी में ही बनेगी और इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे विजय आनंद। नायिका के लिए देवानंद ने चुना वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान ने रोजी का किरदार निभाया, एक ऐसी महिला जो समाज से लड़ती है, और देवानंद बने राजू गाइड जो प्यार, गलती और पछतावे की राह से गुजरता हुआ अंत में खुद को हमेशा के लिए बदल लेता है। और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिर बना वो जादू जिसे दर्शक आज तक याद करते हैं। संगीत SD वर्मन का, गीत शैलेंद्र के और निर्देशन विजय आनंद का। इन सब के साथ देवानंद और वहीदा रहमान ने गाइड को हिंदी सिनेमा की एक अमर कहानी बना दिया। क्या से क्या हो गया। गाइड के बाद देवानंद फिर कुछ अलग करना चाहते थे। वो एक ऐसी कहानी के तलाश में थे जो समाज की दिशा को बदले, समाज को एक संदेश दे और जो युवाओं से जुड़ी हो। उन्हीं दोनों छुट्टियों के दौरान देव साहब नेपाल गए और वहां उन्होंने देखा कि नौजवान हिप्पी कल्चर में कुछ ज्यादा ही खोए हुए हैं। संगीत, नशा और आजादी के नाम पर नौजवान रास्ते से भटके हुए हैं और यहीं उन्हें एक कहानी सूझी। एक भाई अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने काठमांडू आता है और जब उसे वो बहन मिलती है तो वो पाता है कि उसकी बहन अब एक हिप्पी बन चुकी है
और यहीं से फिल्म बनी हरे रामा हरे कृष्णा। देवानंद को इस किरदार के लिए एक दमदार लड़की चाहिए थी जो ग्लैमरस भी हो और दिल से टूटी हुई भी हो। तमाम एक्ट्रेसेस ने देव साहब की बहन बनने से इनकार कर दिया था। वो देव साहब को एक रोमांटिक हीरो के तौर पर देखती थी, ऐसे में उनकी बहन बनना उन एक्ट्रेसेस ने सही नहीं समझा। देव साहब काफी परेशान घूम रहे थे और तभी एक दिन उन्हें पार्टी में दिखी जीनत अमान। और जीनत अमान का ग्लैमर देखकर, उनकी अदायगी देखकर और उनकी बेतकल्लुफी देखकर देव साहब को लगा कि यही वो लड़की है जो उन्हें अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बहन के किरदार के लिए चाहिए। फिल्म में संगीत दिया R.D. बर्मन ने और फिर आया वो गाना दम मारो दम। आशा भोसले की आवाज, जीनत अमान की अदायगी, दोनों ने साथ मिलकर ऐसा करिश्मा किया कि पूरे देश में तहलका मच गया। हरे रामा हरे कृष्णा जब रिलीज हुई तो लोगों ने एक बार फिर से कहा कि देवानंद छा गए। जीनत अमान रातों रात स्टार बन गई और लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की असली सच्चाई भी है। देवानंद ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले एक्टर हैं। देवानंद के दिल में जीनत अमान के लिए एक खास कोना था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि उनके दिल में जीनत अमान के लिए सिर्फ एक तरफा मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक सच्चा जुड़ाव था। उन्होंने कहा कि वो जीनत अमान को एक इंसान के रूप में बेहद पसंद करते थे। हालांकि ये रिश्ता कभी नाम नहीं पा सका, लेकिन इस रिश्ते की छांव देवानंद के जीवन में हमेशा रही। देवानंद को सरकार ने पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया। देवानंद की फिल्में सिर्फ हिट नहीं थी बल्कि वो एक ऐसी कहानियां थीं जिन्होंने समाज में बदलाव करने का प्रयास किया। उनका आत्मविश्वास इतना गहरा था दोस्तों कि 90 की उम्र में भी वो फिल्में बना रहे थे, नए एक्टर्स को लॉन्च कर रहे थे और तब भी कैमरे के सामने उसी आत्मविश्वास के साथ खड़े हो रहे थे जैसे अपने शुरुआती दिनों में होते थे। 3 दिसंबर 2011 लंदन की एक शांत रात में अपने होटल में देवानंद इस दुनिया को अलविदा कह गए दोस्तों। लेकिन जाते जाते भी देवानंद किसी शोर, किसी बीमारी या किसी अफसोस के साथ नहीं गए, बल्कि वो वैसे ही गए जैसे उन्होंने जिंदगी भर जिया, शान से मुस्कुराते हुए अपने तरीके से। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। देवानंद सिर्फ एक फिल्मी सितारा नहीं थे दोस्तों, वो उम्मीद का दूसरा नाम थे, वो रंगों का चेहरा थे और वो आज़ादी से जीने की परिभाषा थे। उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनका आत्मविश्वास हर पीढ़ी को ये संदेश देता है कि उम्र थकाती नहीं है अगर इरादे मजबूत हों। देवानंद कहीं गए नहीं है दोस्तों, वो आज भी जिंदा है हर उस इंसान के दिल में जो हार नहीं मानता है, जिसके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा है, जो किसी भी जंग में जीतने का मादा रखता है। क्योंकि वो सिर्फ हीरो नहीं थे दोस्तों, वो थे देवानंद, सबके देवानंद। अपना दिल तो आवारा। तो दोस्तों ये थी देवानंद के जीवन की संपूर्ण कहानी। ऐसी ही कहानियां हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप न्यूज़ कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।